आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारा 31। तो इससे पहले की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल पर जा कर के आप वहाँ पर से देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसी वीडियोज़ हैं वहाँ पर, तो आप उसको इससे पहले की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारा जो ट्रेड है कौन सा है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ITI का ट्रेड है। तो उसके बारे में हम कोर्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा चर्चा कर रहे थे। तो अब आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो सब्सक्राइब करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस आपको सपोर्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, और भी चीज़ें आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती ही रहेंगी। तो यही बात है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 31, आइडेंटिफाई डिसइंफेक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू कंट्रोल डिजीज़, कैरी आउट स्टेरिलाइजेशन। अब क्या है, डिसइंफेक्शन के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा सबसे पहले कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो जैसे होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे फर्श होता है या तो कहीं की नालियाँ होती हैं, उनको कीटाणु जीवाणु मुक्त करने के लिए, और जो ख़तरनाक जीवाणु जो पनपते हैं और वो इधर उधर ना पहुँच पाए, इसके लिए हमें क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। और फर्श वर्श पर हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन का काम करते हैं कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए, ताकि हमारे लिए वो रोग उत्पन्न ना कर पाएँ। तो उसको बोलते हैं हम डिसइंफेक्शन। तो उसके बारे में हमें समझाया जाएगा। तो अब क्या है, कीटाणु जीवाणु मर गए नाली के, तो अब रोग कौन फैलाएगा, कोई नहीं फैलाएगा। तो ये हमारे लिए उसका इम्पोर्टेंस है इस डिसइंफेक्शन का। जो करने वाला मतलब जो फैलाने वाला ही मर गया, तो अब फैलाएगा कौन, तो आसानी से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही उसका इम्पोर्टेंस है कि रोग को कंट्रोल करने में डिसइंफेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो अब नेक्स्ट है कैरी आउट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन भी डिसइंफेक्शन का जैसे ही काम होता है, बट ये चीज़ों पर होता है। ये जैसे हमारे पास जैसे हॉस्पिटल के सामान होते हैं, तो वहाँ पर उनके चीज़ें हैं, उनको हम जब करते हैं सैनिटाइजेशन, मतलब उसको कीटाणु जीवाणु मुक्त करते हैं। जिस प्रकार से नाली को हमने कीटाणु जीवाणु मुक्त किया, उसी प्रकार से जब चीज़ों को हम कीटाणु जीवाणु मुक्त करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, डॉक्टर अलग अलग चीज़ के यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं। सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ करना, या तो कहीं कि उनको कीटाणु जीवाणु मुक्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, या तो कहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को जो हम करते हैं उनको क्या करते हैं, जीवाणु कीटाणु मुक्त करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। तो ये भी लगभग डिसइंफेक्शन जैसा ही है। बस क्या होता है, चीज़ें अलग जगह पर अलग नाम अपना ले लेती है। अलग अलग एक ही चीज़ें एक ही होती है, बट उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके लिए टर्म पॉइंट उसके लिए बना दिया जाता है। तो यही बात है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों का मतलब एक ही है, लगभग उनका मतलब एक ही है, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब उसको अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। इस वजह से उसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब होता है कीटाणु मुक्त करना, रोगाणु मुक्त ही करना। अब क्या है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। अब क्या करना है, कोई भी चीज़ जहाँ पर कीटाणु जीवाणु है उसको क्या करना है, मार देना है। नहीं तो क्या होगा, अब नहीं मारेंगे तो सीधा सा बात है, वो हमारे अंदर आएगा, फिर रोग उत्पन्न करेगा, और फिर हमें वो बर्बाद करेगा। फिर डॉक्टर के घर हमें जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको उसका महत्व समझ में आ ही रहा होगा कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन क्यों करना ज़रूरी है। ये कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। अब जो चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है उसको हम बढ़िया उसको निपटने के लिए काम नहीं करते हैं, तो फिर उसका हमें हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, सीधा बात है। तो वही बात है, आपको समझ में आ ही जा रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, आइडेंटिफाई डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन हॉस्पिटल्स। अब क्या करना है, हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन का काम करना है और स्टेरिलाइजेशन का काम करना है। हॉस्पिटल में कहाँ पर, तो उसके लिए जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके बारे में हमें यहाँ कम्प्लीटली समझाया जाएगा। कोई बात नहीं है। जो फर्श होते हैं और जो बाथरूम होते हैं, वहाँ पर हम डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। लेकिन उसके और जो चीज़ें होती हैं उसके अलावे, सिरिंज हो गया, दवाइयाँ होगी,
और हमारे डॉक्टर जो सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स वे हो गए, तो उनको हम स्टरलाइज़ करते हैं। और हैंड ग्लव्स हो गया फिर मास्क हो गया, तो उनको हम स्टरलाइज़ करते हैं, ना कि उनको क्या करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट उनको नहीं करते हैं, बल्कि उनको क्या करते हैं स्टरलाइजेशन करते हैं। तो ये बात है, ताकि क्या हो कोई भी रोगाणु जीवाणु फिर उत्पन्न ना हो और फिर से वो रोग को आगे बढ़ा ना पाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, आइडेंटिफाई वेरियस डिसइंफेक्शन एजेंट। अब क्या होता है, अलग अलग डिसइंफेक्शन के एजेंट होते हैं, मतलब अब डिसइंफेक्टेंट करने का काम अलग अलग हमारे पास दवाइयाँ होंगी जिससे हम क्या करेंगे, चीज़ों को कीटाणु जीवाणु को मार देंगे। जैसे क्या होता है, फिनॉल होता है हमारा, और भी चीज़ें होती है जिससे क्या करते हैं हम फर्श को हम साफ़ करते हैं, डिटॉल हो गया, और भी चीज़ें आती है जिसको हम फर्श को साफ़ सुथरा करने के लिए यूज़ करते हैं और कीटाणु जीवाणु को मुक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हमारे पास होंगी, उसके बारे में हमें कम्प्लीटली समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट है यूज़ डिसइंफेक्टेंट इफ़ेक्टिवली। अब क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट जो है उनको इफ़ेक्टिवली कैसे रख सकते हैं, कैसे करेंगे हम उनको कैसे प्रभावी बनाएंगे। तो क्या है, तो उसको प्रभावी हम बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। कैसे, उसके जो साफ़ सुथरा अपने आसपास को रख करके रेगुलरली उस पर साफ़ सफाई करके, कहीं पर कूड़ा कचरा ना जमा करके, जब हम रेगुलरली उस पर साफ़ सफाई का पर ध्यान रखते हैं तो आसानी से क्या होते हैं, उसको हम डिसइंफेक्शन का जो काम होता है उसको हम आसानी से एक्टिव उसको कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी उसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, हमें उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात है, एक छोटा सा बात है जिससे हम आसानी से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैरी आउट स्टरलाइजेशन प्रोसीड्योर। अब स्टरलाइजेशन करना है आपको, चीज़ों को क्या करना है, कीटाणु रोगाणु मुक्त करना है, ताकि क्या हो वो नेक्स्ट लेवल पर वो चीज़ों को आगे ना वो बढ़ा पाए, रोगों को ना वो फैला पाएँ। इसी वजह से चूँकि क्या होता है, सिरिंज विरिंज जो भी दवाइयाँ जो होती है अलग अलग हाथों पर आती है और अलग अलग जगह पर से हुए होकर के गुजरती हैं, तब जा कर के वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। उस कंडीशन में उसको जितना भी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा है, उसकी वजह से उसमें कीटाणु जीवाणु जो आ गए हैं उनको तो हमें मारना पड़ेगा। तब तो उसके लिए हम प्रोसीजर अपनाते हैं कौन सा, स्टरलाइजेशन। या तो कहें कि पहले से चीज़ें पैक्ड है तो बाहर की चीज़ों को हम वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, कभी कभी स्टरलाइजेशन कर देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम स्टरलाइजेशन करते ही करते हैं। तो उसको हमें ये प्रोसीजर हमें यहाँ पर कर दिया जाए, करेंगे हम, जिससे क्या होगा, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मरीज पर, या तो कहें कि आसपास में, तो क्या होगा, उससे हमें कीटाणु जीवाणु से मुक्ति मिल जाएगी आसानी से, और हमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा हमारे ऊपर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर है 32, परफॉर्म बेसिक पर्सनल हाइजीन एंड इंटरप्रेट इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल्स। नेक्स्ट कौन सा है, पर्सनल हेल्थ एंड पर्सनैलिटी। अब क्या है, परफॉर्म बेसिक पर्सनल हाइजीन। अब क्या करना है, हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ काम धाम करना है, मतलब कुछ चीज़ें करनी है, नहीं तो क्या होगा, अब हम ही खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरे चीज़ों को हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अब हम खुद बीमार रहेंगे तो हम खेलने कूदने नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से बात है। तो सबसे पहले तो खुद हेल्दी रहना ज़रूरी है, तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा। तो फिर ये जो हेल्दी हम रह गए, अब साफ़ सुथरे हम शौक एकदम हेल्दी हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे हम अपने खुद के हेल्थ को, हमारे जो खुद का जो हेल्थ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम हेल्दी हैं तो क्या होगा, हम ताज़ा तंदुरुस्त एकदम एक्टिव फील, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, आसान, मतलब हमें अच्छा लगेगा, और कोई भी काम को हम आसानी से उसको कंप्लीट कर देंगे तो हमें बढ़िया लगेगा। जब हम कब क्या रहेंगे, जब हमारा हेल्थ क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, हमारा हाइजीन क्या रहेगा, जब गुड रहेगा, तब जा कर के हमारा इस प्रकार से बात होगा, हम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और तब क्या होगा, तब जा कर के, अब हम बीमार रहते हैं तो उस कंडीशन में खाने पीने का बहुत दिक्कत होता है, खाने पीने हम नहीं सकते हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से शरीर बहुत पतला दुबला दिखता है और हमारा शरीर पर्सनैलिटी भी बहुत गंदा दिखने लग जाता है, तो हम दिखते भी गंदे हैं। तो इस कंडीशन में तो उस सारी चीज़ों के बारे में कि हमारे हेल्थ हमारा ख़राब रहता है, उस कंडीशन में हमारा पर्सनैलिटी कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे, तो वो सारे जो चीज़ें हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा खुद का स्वास्थ्य का, मतलब खुद जो हमारा हेल्दी, हम जो हेल्दी हैं उस स्थिति का क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ समझना है।
अब कौन सा है उसके बारे में हमें समझाया जाएगा, हमें समझना नहीं है बल्कि हमें यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर में समझाया जाएगा। अब क्या है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन हैबिट्स। अब खुद को स्वस्थ रखने के लिए जो आदतें हैं उनके बारे में, उनका महत्व के बारे में हमें समझना होगा। अब क्या है, हम खुद बढ़िया और स्वस्थ ताज़ा तंदुरुस्त रहने के लिए जो आदतें हम अपनाएंगे उसका अपना महत्व है, और उन्हीं की वजह से क्या होगा, हमारा स्वस्थ शरीर जो क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उनका अपना महत्व है। और जब शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो इससे क्या होगा, हम कोई भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। तो ये इसका फ़ायदा है, बेनिफिट है। तो इसी वजह से इसके इम्पोर्टेंस को हमें समझाया जाएगा एकदम डिटेल में। अब नेक्स्ट है डू प्रॉपर केयर ऑफ देयर वन नेल्स, हैंड्स क्लीनिंग etc। अब क्या करना है, प्रॉपर तरीके से केयर करना है हमारे नाखून का, हमारे हाथ का साफ़ सफाई का। नहीं तो क्या होगा, नेल के अंदर में गंदगी घुस जाएगी, जो नाखून है, नाखून के अंदर में गंदा घुस जाने की वजह से वो किसी के खाने की मतलब जब खाना खाते हैं तो चूँकि हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने की वजह से फिर वो हमारे खाने से हमारे शरीर में एंट्री मार लेता है। तो अब एंट्री कर गया तो ख़राब जो चीज़ होगा वो हम जानते हैं, जिस प्रकार से एक सड़ा हुआ आम पूरा टोकरी को बर्बाद कर देगा, उसी प्रकार से होगा वो हमारे शरीर को भी फिर धीरे धीरे बर्बाद करने लग जाएगा और एक रोग उत्पन्न कर देगा। तो यही बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ध्यान देना है हमारे नाखून पर और हमारे हाथ की साफ़ सफाई पर। आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डू केयर ऑफ डेंटल केयर प्रोसीडर्स। अब क्या करना है, डेंटल केयर के जो चीज़ के लिए जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है, अब आपके दांत हैं, आपको क्या करना है, दांत को डेली 2 बार साफ़ सफाई करना है। ये हमारा एक रूटीन होता है, या तो कहीं कि हम साफ़ सफाई करते हैं उसको सुबह शाम डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और तो ये होता है। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, खाने के बाद कुल्ला करते हैं, खाने के बाद मुंह धोते हैं, ताकि क्या हो, जो भी हमारे दांत में फंसा हुआ रहता है वो बाहर निकल जाए। और क्या होगा, ताकि हमारा दांत मतलब जो दांत जो सड़ने का जो प्रोसेस होता है उससे वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। और हमारा दांत क्या हो, जब तक हम बूढ़े ना हो जाएं तब तक वो हमारे साथ में वो रहे और हमारे खाने में मदद कर पाए। तो इसके लिए जो चीज़ें करनी पड़ेंगी उसके बारे में हमें यहाँ पर कम्प्लीटली समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, डेवलप्स रेगुलर हैंड वॉशिंग हैबिट्स। अब क्या करना है, हमें रेगुलरली, ना कि आज धोए और कल नहीं धोए, तो इस तरह से नहीं, बल्कि क्या करना है, रोज़ हमें हाथ धोने का प्रैक्टिस जो चीज़ करना है उसको अपना मतलब धीरे धीरे उसको क्या करना है, करते चलना है। मतलब डेली खाने से पहले क्या करना है, हाथ धोना है, ताकि वो रेगुलर में रहे, जिससे क्या हो, बहुत जो गंभीर बीमारियां हमारे अंदर में ना आ पाएँ। तो इससे क्या होता है, आसानी से हम कोई भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बड़े बड़े रोगों को भी हैंडल कर सकते हैं आसानी से, जब हम क्या होगा, एक बढ़िया सा गुड हैबिट हम यूज़ करेंगे तब। नेक्स्ट है डेवलप हेल्दी फूड हैबिट्स। अब क्या करना है, अब खाने की चीज़ें हैं उसमें से हमें फास्ट फूड या तो कहें कि वैसी चीज़ें जिससे हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, उन चीज़ों को जब हम अवॉइड करते हैं, उनको जब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, आसानी से तो उन चीज़ों को हम खाएंगे जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फिर उनसे हमें बढ़िया चीज़ें मिलेंगी हमारे शरीर के लिए, एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, तो वो हमारे लिए बढ़िया है। तो उसी को बोलेंगे हम हेल्दी फूड हैबिट। तो उस प्रकार की चीज़ें खाएंगे, फिर फल फूल खाएंगे, जिससे क्या होगा, फिर सब्जियां खाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसको बोलते हैं हम, इस तरह की चीज़ों को खाने का हमें क्या करना है, आदत बनाना है। उसके बारे में हमें यहाँ सिखाया जाएगा कि कौन सी चीज़ों को खाना है, किस तरह से खाना है। अब उन चीज़ों को खाने की वजह से क्या होगा, हमारा शरीर हेल्दी होगा, एकदम फिट होगा, और जिससे क्या होगा, हम बढ़िया से बढ़िया काम को आसानी से, जो काम है हमारा काम, उसको आसानी से हम कर सकते हैं, और क्या होगा, हम हेल्दी रह सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, फास्ट फूड हम जब खाएंगे उससे न्यूट्रिएंट भी हमें नहीं मिलेगा, और हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग टाइप के डिजीज़ और जो रोग हैं उसके कंट्रोल में आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि क्या होता है, केमिकल्स जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर उसका इफेक्ट भी उसी प्रकार का होगा, जल्दी होगा, ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट भी, केमिकल का इफेक्ट चूँकि जल्दी होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चूँकि वे केमिकल्स में होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। तो यही बात है, आपको इन छोटी छोटी बातों को, हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ डिटेल में समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट है डेवलप रेगुलर एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन हैबिट्स। अब क्या करना है, पर्सनल हाइजीन जो हाइजीन है
उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। किस तरीके से, एक्सरसाइज करके आपको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, ताकि क्या हो, आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो क्या हो, इम्प्रूव होता जाए। मतलब वो रेगुलरली क्या हो, बढ़िया होता चला जाए आपके लिए, ना कि क्या हो आज एक्सरसाइज किए, कल नहीं किए, फिर परसों किए, फिर भूल गए हम एक्सरसाइज करना। तो इससे क्या होगा, हमारा पर्सनल हाइजीन जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, और हमारा हेल्थ जो होगा, पर्सनल जो है हाइजीन होगा वो ख़राब हो सकता है। बहुत ही जल्दी आसानी से किसी हम रोग के चपेट में आ सकते हैं जब रेगुलर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें सिखाया जाएगा कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, ताकि आपका हेल्थ इम्प्रूवमेंट और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो, मजबूत हो पाए और आप भी स्वस्थ रह पाएँ। उसके लिए आदत तो बनाना ही होगा, तभी जा कर के सारी चीज़ें क्या होगी, इम्प्रूव हो सकती है। अब नेक्स्ट है, उन आदतों को आपको करना है। तो ये हो गया हमारा ये सारी चीज़ें हो गई एकदम बढ़िया से। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रिजल्ट इन बेटर पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ है हमारा, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ था, ये हमारा छूट गया, वहाँ पर भी हमारा छूटा हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको रहने देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कौन सा, हमारा चैप्टर नंबर है 33, रिकॉग्नाइज वेरियस फैक्टर्स लाइक डेथ रेट। अब अलग अलग कारण जो हैं, लाइक अलग अलग कारण, फैक्टर्स, डेथ रेट, बर्थ रेट, मोर्बिडिटी, MMR, IMR, एनालाइज इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस सर्वे एंड डेटा कलेक्शन। अब आदमी कितना मर गया, कितना जिंदा है, उसके बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में हमें समझना है, और MMR के बारे में समझना है, IMR के बारे में समझना है। ये क्या है, ये आप इस रेट के अपने एकदम मेन टॉपिक्स, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हमें समझना है। बर्थ रेट के बारे में समझना है, और कौन कौन से कारण हैं जो इनको क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें समझना है। अब कहीं पर डेथ ज़्यादा हो रहा है तो उसका कारण क्या होगा, डेथ ज़्यादा होने का कारण या तो वहाँ डिजीज़ होगा, या तो उसको खाने पीने का चीज़ें नहीं मिल रहा होगा, या बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ डेथ रेट ज़्यादा होगा। बर्थ रेट ज़्यादा कैसे होगा, बर्थ रेट ज़्यादा होगा कि वहाँ पर बढ़िया चीज़ें, सुविधाएं बढ़िया मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा होगा। तो अलग अलग चीज़ें होगी जिसको हमें क्या करना है, समझना है, अलग अलग उसके कारणों को समझना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एनालाइज इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस सर्वे। अब क्या करना है, हमें एनालाइज करना है उसका इम्पोर्टेंस को, सेंसस सर्वे का इम्पोर्टेंस को, मतलब जनसंख्या का जो हम सर्वे कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस को हमें समझने के लिए समझाया जाएगा कि कैसे उसको समझना है, उसका वैल्यू क्या है, उस जनसंख्या का जो हमने मतलब जनसंख्या का जो हमने सर्वे किया है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हमें समझाया जाएगा। क्योंकि जनसंख्या का हम जो गणना करते हैं उसका अपना वैल्यू है, उसके वजह से हमें पता चलता है कि आदमी कितने हैं, और वहाँ पर कोई भी चीज़ हो जाता है इमरजेंसी में तो वहाँ से आसानी से हम कैसे निपट सकते हैं, उसके बारे में हम वहाँ पर आसानी से वहाँ पर उस डेटा को देख करके, सेंसस सर्वे डेटा जो है उसको देख करके हम आसानी से चीज़ों को एस्टिमेशन कर सकते हैं, और आसानी से चीज़ों को हम वहाँ से जो इमरजेंसी कंडीशन है उससे आसानी से वहाँ से निकल सकते हैं। एंड डेटा कलेक्शन तो आपको डेटा कलेक्शन का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। अब डेटा कलेक्शन नहीं रहेगा और वहाँ पर इमरजेंसी आ गया है, तो इस कंडीशन में उन चीज़ से उबरने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, और उस टाइम में बहुत सारा दिक्कत हमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अंडरस्टैंड डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी को समझना है। डेमोग्राफी के अंदर में क्या होता है, आदमी कितना है, मतलब वही जनसंख्या के बारे में, मतलब लोगों के बारे में कम्प्लीटली जानना है। जनसंख्या के बारे में जैसे सर्वे होता है उसी के अकॉर्डिंग ये होता है, उसके बारे में कम्प्लीटली जानना होता है जनसंख्या के बारे में, कि कहाँ पर जनसंख्या कितना है, कितना आदमी पैदा हो रहा है, कितना मर रहा है, और कितना एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, फिर दूसरा जगह से यहाँ आ रहा है, फिर वो काम क्या कर रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा पी रहा है, उसको चीज़ें कहाँ से मिल रही है, उसके स्वास्थ्य का लेवल क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ डेमोग्राफी के अंदर में हम समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई डेथ रेट, बर्थ रेट, MMR, IMR, ETC। अब डेथ रेट, बर्थ रेट, जन्म दर, मृत्यु दर, MMR और IMR, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, जिसके बारे में हमें समझाया जाएगा, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस। अब जनगणना करने का क्या महत्व है उसके बारे में हमें समझाया जाएगा, उसका इम्पोर्टेंस। अब जनगणना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, हमने अभी कहा
आप हमारे गांव में 405 आदमी हैं, 405 आदमी में क्या हो जाएगा, कोई बीमारी हो गया तो उस कंडीशन में हमें, जब हमारे पास पेशेंट आए रहेंगे तो हमें एस्टिमेशन करने में दिक्कत नहीं होगा और आसानी से हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा रहेगा तब, और मतलब जब सर्वे किया हुआ रहेगा और जनगणना किया हुआ रहेगा तब जा कर के। तो वही बात है, तो वही चीज़ है कि सेंसस जब किया हुआ रहेगा, मतलब जनगणना किया रहेगा, तब जा कर के हम सारी चीज़ों को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमें पास सटीक जानकारी रहेगा तो चीज़ों को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनेज करके। तो यही बात है, इसके बारे में डिटेल में हमें समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 34 कैटेगराइज हेल्थ सर्वे। अब हेल्थ आपने सर्वे किया हुआ है तो हेल्थ सर्वे में हमें सारी चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइज करना पड़ेगा किसको कौन सा रोग है, अलग अलग रोगों को कैटेगरी करना पड़ेगा, उन आदमी के बारे में लिखना पड़ेगा कि इनको कौन कौन सा रोग है। जो एक जैसा, जो उस तरह के व्यक्ति जिनको एक ही तरह का रोग होगा उनको एक लाइन में हम लगाएंगे, फिर दूसरा जो रोग होगा उसको दूसरा लाइन में लगाएंगे। अलग अलग तरीके से हम उनको क्या करेंगे, कैटेगराइज उसको कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग तरीके हमें सिखाएंगे यहाँ ITI के अंदर में। परफॉर्म सर्वे, सबसे पहले तो आपको सर्वे करना है, वहाँ पर जा कर के डेटा कलेक्शन करना है, फिर सर्वे फॉर्म को भरना है, फिर डेटा कलेक्शन। अब सर्वे करना है मतलब इसका मतलब ये नहीं है अब सर्वे फॉर्म को भरेंगे कैसे, जब तक डेटा कलेक्शन करेंगे नहीं तब तक हम वहाँ पर सर्वे फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन होगा फिर सर्वे फॉर्म भरा जाएगा आसानी से। क्लासीफाई हेल्दी सर्वे, हेल्थ सर्वेज। अब फिर क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है उसका अलग अलग कैटेगरी में। चूँकि क्या होगा, अलग अलग रोग होंगे आदमी को, तो अलग अलग उनको कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करना पड़ेगा, तब जा कर के चीज़ें अच्छी लगेंगी और हमें पता चलेगा कि कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा रोग है और कौन कौन से टाइप का रोग है उनको। आसानी से इसके बारे में हम समझ जाएंगे। सर्वे फॉर्म भरना, सर्वे करना और डाटा उसके लिए कलेक्शन करना, फिर सर्वे करना, वही बात है। सारी चीज़ें इस तरह से आसानी से हम इसको समझ गए, कोई बड़ा बात नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर है हमारा 35 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस ट्रेड का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको आसानी से कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर है कौन सा है हमारा 35, फैमिलियराइज विथ वोकेबलरी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। अब क्या करना है, क्योंकि क्या होता है अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग हमारे पास उसके अपने वर्ड मीनिंग होते हैं, मतलब उनका अपना, मतलब उसका अपना मीनिंग होता है। अब हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हैं और हम मेडिकल लाइन में जा कर के हम बोलेंगे कि इन वर्ड का हम वैसे यूज़ करें जहाँ पर हम मतलब हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड में जहाँ पर यूज़ कर रहे थे उस तरह से यूज़ करेंगे वैसे हम सोचेंगे और वैसे हम करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और हमें पता नहीं चल पाएगा कि उसका एक्चुअल मतलब क्या आ रहा है। क्योंकि क्या है, अलग अलग जगह पर इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या कोई भी लैंग्वेज का हो, उसका अलग अलग जगह पर उस वर्ड का अलग अलग अपना वैल्यू और उसका अपना अलग अलग मतलब हमें निकालने की दरकार होती है। यही तो लैंग्वेज का थोड़ा सा हेरफेर होता है जिसमें हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा। चूँकि ये ट्रेड है, ये अलग ट्रेड है, तो इसमें जो भी हमारे वोकेबलरी यूज़ होगा, जो भी वर्ड जितने भी वर्ड्स यूज़ होंगे उनका क्या मतलब होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो है इसके बारे में हमें समझाया जाएगा लास्ट चैप्टर में। फिर टर्मोलॉजी ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, और जितने भी हमारे एक्ट्स हैं अलग अलग क्या होता है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कानून होते हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर इंजीनियरिंग लेवल के कानून होंगे, डॉक्टर लाइन के या तो कहीं की मेडिकल लाइन में उसके लिए अलग कानून होंगे। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें यहाँ समझाया जाएगा। तो ये हमारा डॉक्टर लाइन वाला हो गया, मेडिकल वाला लाइन हो गया, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, बताया जाएगा। अब क्या है, अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट्स। कानून का महत्व को आपको समझना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कानून का महत्व हमें कानून का महत्व को समझना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। कानून का महत्व को समझते हैं तो कभी भी हमें दिक्कतें नहीं आती है। कानून के अनुसार चलते हैं तो बहुत जगह पर हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, अदरवाइज़ हमें बहुत दिक्कतें होती है और छोटी छोटी बातों के लिए हमें झगड़ा करना पड़ सकता है यदि हम कानून के बारे में नहीं जानते हैं तब। आइडेंटिफाई एंडेमिक सिचुएशंस एट ए गिवन कंडीशन एंड एट अ गिवन एरिया। अब क्या करना है, अब महामारी हो गया है कहीं पर किसी स्पेशल जगह पर, तो उसके बारे में हमें समझना है। पहले हमें समझना है कि कौन सी जगह पर। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी का मतलब जिस प्रकार से कोरोना आ गया था और एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले रहा था, तो उसी को बोलते हैं महामारी। तो जब वो एक ही साथ बहुत सारे लोगों को ख़त्म करने का वो कोशिश करता है तो उसी को बोलते हैं हम एपिडेमिक।
और एंडेमिक का मतलब होता है एक स्पेशल जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर। जैसे हमारा दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के आसपास में जो दिल्ली वाला जो पोर्शन होगा, दिल्ली के अंदर में जो एक छोटा सा पोर्शन जो भी होगा, तो उसी को बोलेंगे हम एक एंडेमिक, जो ए स्पेशल एक पर्टिकुलर जो जगह होगा उसी को। तो क्या हो गया, आइडेंटिफाई एपिडेमिक एंड एंडेमिक सिचुएशन एट अ गिवन एरिया। अब कोई एरिया दे दिया गया है, तो उसमें महामारी का क्या कंडीशन है और उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके बारे में हमें समझने के लिए सिखाया जाएगा पहले। क्योंकि क्या आप पहले चीज़ों को समझेंगे उसका क्या है क्या नहीं, तब जा कर के हम उसका उसको रोकने के लिए हम कंट्रोल, मतलब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, तब जा कर के हम सारी चीज़ों के बारे में जब समझेंगे तभी जा कर के हम उस पर जब काम करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ वो हमारे लिए हानिकारक ही होगा, क्यों, उसके बारे में हम जानते नहीं, अदरवाइज़ हम भी उसके चपेट में आ जाएंगे आसानी से एकदम, उसमें कोई शक नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अंडरस्टैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स। अब हमें समझना होगा, हमें समझाया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, हवा और पानी प्रदूषण को कंट्रोल करने के जो नियम कानून हैं उनके बारे में हमें यहाँ समझाया जाएगा, ताकि कोई भी हमारे साथ झगड़ा वगड़ा कर देता है तो हम उसके बारे में उसको क्या करें, उस एक्ट के बारे में बता दें, और ताकि वो अलर्ट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, वो हमें बेवकूफ़ी समझेगा, पढ़ा लिखा एकदम बेवकूफ़ समझेगा और हमें 2-4 सुना भी देगा। तो वही वजह है कि क्या है, हमें जानना पड़ेगा चीज़ों को, तभी हम क्या हो जाएंगे और भी अलर्ट हो जाएंगे कि क्या कौन सा नियम है कौन सा नियम नहीं है। इससे क्या होगा, लोगों को हम अलर्ट भी कर सकते हैं, उनको अवेयर भी कर सकते हैं इस नियम कानून को बता करके। तो ये बात है, तो उसके बारे में हम एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो नियम कानून हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा, एकदम डिटेल में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फील्ड बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब क्या है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने आदमी मर रहे हैं, उसके बारे में हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्या करना है, भरना होगा, भरने के लिए सिखाया जाएगा, भरना होगा, क्या क्यों भरना है उसके बारे में हमें समझाया जाएगा। क्योंकि क्या होगा, इससे हमें एग्जैक्ट वहाँ के जो आदमी हैं, कोई भी जगह के जो पर्टिकुलर एरिया के जो आदमी हैं उस कितने हैं कितने नहीं हैं, कितने मर गए हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल पाएगा आसानी से। जब हम इन चीज़ों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को जब मतलब रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तब हमें आसानी से उसकी जानकारी हो जाती है, और कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पर क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा MTP एक्ट, जो भी होगा ये MTP एक्ट, उसके बारे में हमें बताया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई वेरियस एक्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। अब क्या है, हमें बहुत सारे क्या होता है, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग नियम कानून होते हैं, तो अलग अलग नियम कानून के बारे में हमें पहले तो बताया जाएगा कि कौन सा नियम कानून है, उसका अपना क्या महत्व है, उसका अपना क्या इंपॉर्टेंस है, उस सारे चीज़ों के बारे में हमें बताया जाएगा। क्योंकि क्या है, अब सेब है तो सेब के अलग अलग अपने सेब के गुण हैं अपने, उसी प्रकार केला है, केला के अपने गुण हैं, उसी प्रकार पपीता है, पपीता के अपने गुण होते हैं, सारे चीज़ों के बारे में। तो उसी प्रकार से अलग अलग जो नियम कानून हैं हमारे, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा और उसके महत्व के बारे में भी बताया जाएगा, तभी तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे। जब हम महत्व के बारे में जानेंगे कि उसको कहाँ यूज़ करना है नहीं करना है, तब जा कर के हम उसका सही यूज़ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारे इतना ही था हमारा हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। टेट थ्योरी में आपको बस इतना सा ही पढ़ना था। अब क्या करना है, जाते जाते आपको हमारा सपोर्ट कर देना है। इसके लिए बस सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम और भी अच्छी चीज़ों को देने के लिए क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। हमारे अंदर में चीज़ें आती है जो हमें खुद में और भी अच्छी चीज़ों को बनाने में ताकि हम आपको अच्छी से और अच्छी चीज़ें हम देने के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, तब तो इसी वजह से आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट कर देना है। इसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।